ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि फॉर्मल लेटर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि आम आदमी एक बड़े आदमी को लिखता है, यानी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा एम्प्लॉय एक बड़े एम्प्लॉय को कोई लेटर लिखता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन टू अनकॉमन। और फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा एम्प्लॉय किसी बड़े एम्प्लॉय को लिखता है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा एम्प्लॉय तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के किसी बड़े एम्प्लॉय को लिखता है, तो ये भी फॉर्मल लेटर हुआ और उसको हम बोलते हैं अनकॉमन टू अनकॉमन। और मैं आपको बोला था कि उसका फॉर्मेट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो ये फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फॉर्मेट लेटर पार्ट 2। तो इसका टॉपिक हो गया कि एक बड़ा एम्प्लॉय एक दूसरे बड़े एम्प्लॉय को लिख रहा है, मतलब एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को लेटर लिख रहा है। जैसे कि डीएवी स्कूल का प्रिंसिपल, मान लीजिए आप उषा मार्टिन स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है, तो ये क्या होगा, डीएवी का प्रिंसिपल भी एक अनकॉमन आदमी हुआ, कॉमन तो हुआ नहीं भाई, एक पोस्ट वाला व्यक्ति है, ओहदे वाला व्यक्ति है, और उषा मार्टिन का प्रिंसिपल भी एक बड़ा सा अधिकारी है, तो ये हुआ अनकॉमन टू अनकॉमन। तो आपका जिसे सिखा रहा हूँ अनकॉमन टू अनकॉमन टू अनकॉमन। तो देखिए, ये मतलब कहने का मतलब है कि एक बड़ा एम्प्लॉय एक बड़ा मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े मेंबर को एक लेटर लिखने जा रहा है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको अंतर होगा, पार्ट्स तो वही होंगे, इसमें भी हेडिंग होगा, इसमें भी सैल्यूटेशन होगा, इसमें भी बॉडी होगा, इसमें भी सब्सक्रिप्शन होगा, और इसमें भी आपका एक्सपेक्टेशन होगा, और सारी चीज़ें इसमें भी होंगी, पार्ट्स सब वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका लिखने का ढंग बदलेगा, क्योंकि एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को लिख रहा है। तो इस स्थिति में हेडिंग में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे डिजिग्नेशन। क्या डालेंगे, डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति लिख रहा है, जो अथॉरिटी लिख रहा है, उसका पद क्या है। यहाँ पर हमने डाल दिया डिजिग्नेशन। जो लिख रहा है, एक बड़ा एम्प्लॉय किसी दूसरे बड़े एम्प्लॉय को लिख रहा है, तो वो बड़ा एम्प्लॉय अपना यहाँ पे क्या डालेगा, पद डालेगा। जैसे एसबीआई बैंक का मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को लेटर लिख रहा है, तो वो उस पर डालेगा ब्रांच मैनेजर, क्योंकि एसबीआई को मैनेजर है, तो क्या लिखेगा, ब्रांच मैनेजर। तो डिजिग्नेशन डालना है, और उसके बाद उसका एड्रेस डालना है, एड्रेस, ठीक ना। और एड्रेस लिख के नहीं डालना है, मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि एड्रेस को ऐसे करके डालना है, सीधा एड्रेस लिखना है, उसको एड्रेस लिख के ADD या फुल एड्रेस लिख के नहीं डालना है, सीधा लिखना है डिजिग्नेशन। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे एसबीआई बैंक का मैनेजर लिख रहा है पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को, तो लिखेगा ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटेल नगर पटना। तो पटेल नगर हो गया, वो ब्रांच ऑफिस हो गई, और कहाँ पे, पटना में, तो इतना लिख दिया वो। और उसके बाद लिखेगा वो, क्या लिखेगा, डेट लिखेगा। तो यहाँ पे आपको डेट लिखना है, और डेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेटर में डेट को हम डिजिट में नहीं लिखते हैं, उसको हम ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे आज 2 अप्रैल है ना, 2 मार्च है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मार्च, 2023। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हमें डालना फुल स्टॉप ज़रूरी होता है। देखो, लेटर में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि लेटर का एक एक वर्ड एक मैसेज होता है, एक एक कॉमा एक मैसेज होती है, एक एक फुल स्टॉप एक मैसेज होता है। तो लेटर में पंक्चुएशन मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्च के बाद कॉमा डालेंगे, और 2003 के बाद
क्या डालेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपने लिख दिया, ये किसका हो गया भाई, ये कौन है, सेंडर है, ये कौन है, सेंडर है ना। आप लोगों को मैं एक लिख के भी बताऊंगा, एक आपको लिख के दिखाऊंगा, अगले वीडियो में शायद बनाऊं, एक क्वेश्चन दूंगा और उसको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे वो शुरू के जो लाइन में बताया था कि एक छोटा आदमी एक बड़े आदमी को लिख रहा है तो उसके हाइनेस में कैसे हम लिखेंगे, या एक बड़ा अधिकारी एक बड़े अधिकारी को लिख रहा है, तो दोनों तो खैर दोनों अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी उसको एक मतलब जो लिख रहा है वो जिसको मतलब सेंडर को रिसीवर के हाइनेस में कुछ न कुछ लिखना चाहिए, ये कटसी है। अगर नहीं लिखते हैं तो आई थिंक ये भाषा में क्या है, अपराध है, जिसको हम बोलते हैं ऑफेंस इन लैंग्वेज। तो 2 मार्च 2003 उसके बाद हमने क्या डाला, फुल स्टॉप डाला। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन हम छोड़ देंगे, मतलब एक जगह छोड़ देंगे, इतना सा जगह हम छोड़ देंगे, 2 लाइन कम से कम आप छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम डिजिग्नेशन, क्या लिखेंगे, डिजिग्नेशन। और ये जो लिखेंगे हम, ये जो डिजिग्नेशन एड्रेस, ये जो पेज होगा ना उसके टॉप पे लिखेंगे, टॉप से थोड़ा सा नीचे। ये पेज है, तो देखो ये पेज है ना, मान लीजिए आप, मैं ये पेज बता रहा हूँ, तो पेज का ये है ना टॉप पोर्शन हो गया, और टॉप से हमने थोड़ा सा नीचे लिखा, ये नहीं कि कहीं लिख देंगे। ये जो हेडिंग जो होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि हेडिंग इज रिटेन इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द शीट जस्ट बिलो द टॉप ऑफ द पेपर। वंस अगेन सुनिए, हेडिंग इज रिटेन इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द पेपर, और कहाँ भाई, जस्ट बिलो द टॉप, जस्ट बिलो द टॉप। तो टॉप हो गया, उसके ठीक थोड़ा सा नीचे से। और यहाँ डिजिग्नेशन लिखेंगे किसका भाई, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, और उसका एड्रेस डालेंगे हम, उसका हम एड्रेस डालेंगे, और फिर एड्रेस सीधा डालेंगे, एड्रेस लिख के नहीं डालेंगे, है ना। और फिर एड्रेस के बाद उसको आप सैल्यूट करेंगे, तो क्या करेंगे, या तो स से करेंगे या फिर मैम से करेंगे, स से करेंगे या मैम से करेंगे, है ना। तो स से या मैम से करेंगे जब, तो ये हो गया। अब तब डालेंगे आपको सब्जेक्ट, क्या डालेंगे, तब डालेंगे आपको सब्जेक्ट। और मैं बोल चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट डालेंगे तो सब्जेक्ट में हम कोई ना कोई काम क्रिया की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं, तो वो जो होता है ना कोई काम ही होता है, यानी वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट को हमेशा हम क्या चीज़ से लिखेंगे, 2+ वर्ब से। आपको ध्यान देना चाहिए, हमेशा हम 2+ वर्ब से लिखते हैं। लोग लिखते हैं रिगार्डिंग, वो रिलेटेड वगैरह वगैरह लिखते हैं, तो नहीं, सीधा लिखना है कि टू इनवाइट यू। मान लीजिए एक डीएवी का प्रिंसिपल आप किसी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहा है, तो लिखेगा कि टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे, है ना। और रिगार्डिंग इन्विटेशन नहीं, रिगार्डिंग इनवाइटिंग यू ऑन द ओकेजन ऑफ दैट स्पैच हो गया, ये बेकार लगता है। ओके, टू कॉर्डियली आप कुछ कटसी वाले वर्ड लिख सकते हैं, टू कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन एनुअल्स डे ऑफ आर स्कूल, या आर स्कूल्स एनुअल डे। टू कॉर्डियली इनवाइट यू, कॉर्डियली मतलब एक बहुत जेंटली, है ना, बड़े विनम्रता के साथ, दिल के साथ, वो आदर के साथ। तो टू कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ, जो भी हो, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा 2+ वर्ब से आप सब्जेक्ट लिखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और फालतू वर्ड का यूज़ नहीं करें। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि लेटर जो लिखें आप, वो सुंदर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसकी भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। तो छोटे छोटे शब्दों से ही आप अच्छा भाव लिख सकते हैं। मेरे
मैं क्या बताऊँ, मैं अपने गुरु के बारे में बस इतना बताता हूँ कि वो मुझसे कहा करते थे कि देखो, अगर तुम लोगों को ईज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, शैल, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट वगैरह से इंग्लिश लिखने आ गई तो समझो कि तुम लोग कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। और इन्हीं के सहारे इतनी अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है, इतनी अच्छी लिखी जा सकती है कि फिर उसकी कल्पना नहीं। और वास्तव में जब मैं सुनता था तो उनकी स्पीच जो होती, जो हम लोग को पढ़ाते थे ऑनर्स में और इवन पीजी में भी, तो इन्हीं शब्दों से बोलते थे। ईज, एम, आर ज़्यादातर हैज़, हैव, हैड का यूज होता था। कहीं पे हमने उनको मतलब कुछ अलग से थर्ड फॉर्म वगैरह या सेकंड फॉर्म यानी का यूज़ हमने नहीं देखा। हमने ईज, एम, आर, टू का यूज़, कैन का यूज़, सेल का, सूट का यूज़ बड़े सुंदर ढंग से बोला करते थे। तो लेटर जो होना चाहिए आपका शॉर्ट होना चाहिए और छोटे छोटे शब्दों से लिखा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और रिसीवर को लगे कि वास्तव में ये आदमी दिल से मेरे को ये लेटर लिखा है और मुझे इस लेटर पे विचार करनी चाहिए। तो ये बात मैं आपसे बता देता हूँ। और फ्रेज वगैरह का ऑर्नामेंटल इंग्लिश का यूज हम नहीं करते हैं। तो टू प्लस वर्ब से हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बोला था ठीक है, इसके नीचे से एक लाइन छोड़ेंगे, है ना। आप वही 1.5 लाइन, 1.5 लाइन जैसे मैं आपको बताऊँ, ये किस में लिखना है, इन हाइनेस, इन हाइनेस, इन हाइनेस या इन द हाइनेस, इन द हाइनेस ऑफ द रिसीवर, इन द हाइनेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के हाइनेस में कुछ लिखना चाहिए। जैसे वी आर वेरी हैप्पी टू से टू यू दैट, ओके, ये उनके हाइनेस में हो गया, मुझे आपसे कहने में बड़ी खुशी हो रही है, ओके। तो कुछ ना कुछ इस तरह की लिखनी चाहिए। तो इन द हाइनेस ऑफ द रिसीवर लिखें और फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ छोड़ दें। और ठीक अब इसके नीचे से 3.5 लाइन्स, देखो भाई इसमें मार्जिन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो आप मार्जिन जो मैं बता चुका हूँ कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, डिजिग्नेशन ये सारा चीज़ स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। मेरे से शायद बोर्ड पे उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसको अगर पेपर पे लिखूँ तो ये मेंटेन हो जाएगा। और चूँकि आपको इस स्मार्ट बोर्ड पे नहीं लिखना है, आपको लिखना है पेन और पेपर पे लिखना है, कागज़ पे लिखना है, तो वहाँ पे ये आप देखेंगे ये सारा चीज़ एक लाइन में होनी चाहिए। ये मार्जिन जो आप छोड़ते हैं वो पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए सबके लिए। तो अब देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया आप, तो इसमें हम क्या डालेंगे, मेन मैसेज डालेंगे। क्या डालेंगे, मेन मैसेज डालेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मल लेटर का जब मेन मैसेज शुरू होता है तो यहाँ से आपका मेन मैसेज शुरू हो रहा है और यहाँ से 1.5 लाइन में आप क्या लिख रहे हैं, उस रिसीवर के हाइनेस में कुछ लिख रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो आप लिखे हैं पोर्शन, ये कौन है, ये रिसीवर है। ये कौन है भाई, ये हैं रिसीवर, ओके। ये आप हैं और ये क्या है, रिसीवर है। तभी तो आप उनके नीचे क्या लिखे हो, सब्जेक्ट लिखे हो। क्योंकि आपको इनसे काम लेना है, तो कौन सा काम है, वो 2 प्लस वर्ब से आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो ये रिसीवर हैं और है ना, वो वाले जो हैं वो क्या हैं, सेंडर है। तो अब देखिए, तो ये मैं आपको बताया कि है ना, तो थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, हाँ। तो ये मैं बता रहा था कि यहाँ से आपको 3.5 लाइन में मेन मैसेज लिखना है। तो फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर में मेन मैसेज को हम हमेशा दैट से लिखते हैं। ये अच्छी भाषा होती है ना जी। एक दैट से लिखने में एक बड़ा सुंदर कटसी दिखता है इसमें, और मुझे भी आपको भी अपनी बात कहने में आसानी होती है। और चूँकि यहाँ दैट का कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट के आ जाने से जो आपकी जो लाइन बनती है,
जो आप सेंटेंस लिखते हो उसमें थोड़ा इम्प्रेशन आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है, और कुछ ज़्यादा नहीं। आपने पढ़ा भी होगा दैट का यूज़ इस केस में, जिसे धरती सूरज की चारों तरफ घूमती है, ये सबको पता है। तो आप क्या लिखोगे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज़ नोन टू एवरीवन या इज़ नोन टू एवरीबडी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप दैट लगा से बोलते हो, थोड़ा सा इम्प्रेशन बनता है, इम्फैशन आता है। इम्फैशन तो आप समझ ही रहे हो, इम्फैटिक सेंटेंस, तो थोड़ा सा इम्फैशन आता है, जिसे आप बोलेंगे कि दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज़ नोन टू ऑल। तो चलिए इन बातों को छोड़िए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी मेन मैसेज लिखें फॉर्मल लेटर में तो क्या लिखें, दैट का यूज करें, है ना। तो दैट से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब फिर आपका मेन मैसेज हो गया। आपको जो कहना है लेटर में वो आप 3.5 लाइन में कर दिए, और फिर आप 1.5 लाइन लीजिए। 1.5 लाइन यहाँ से अपने पैराग्राफ छोड़ दिया, यहाँ फुल स्टॉप हो गया, और फिर 1.5 लाइन में आप क्या लिखेंगे, वही चीज़ जो मैं आपको पहले बताया हूँ। क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ कि आप रिसीवर से क्या उम्मीद करते हैं, है ना, यानी ये आप लिखेंगे। और एक्सपेक्टेशन में कुछ कर्टसी भी होना चाहिए। तो कर्टसी मतलब शिष्टाचार में आपको बोल दिया, है ना, जिसको एटिक्वेट बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, कर्टसी हुआ। तो ये 1.5 लाइन में आपको क्या लिखना है, एक्सपेक्टेशन और कर्टसी लिखना है भाई। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। और फिर यहाँ लिखेंगे विद रिगार्ड्स, विद रिगार्ड्स। अब चूंकि ये मार्जिन है ना, आप देखिए मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, है ना। थैंकिंग यू आपने लिख दिया, फुल स्टॉप लिखा है इसके नीचे, और नीचे लिखा विद रिगार्ड्स। अब चूंकि आप अपना डिजिग्नेशन यहाँ डाल दिए हैं, है ना, तो आपको यहाँ डिजिग्नेशन नहीं लिखना है, ठीक ना। चूंकि आपका डिजिग्नेशन पता है कि आप कौन आदमी है ना, तो यहाँ डिजिग्नेशन नहीं लिखेंगे, विद रिगार्ड्स। और सिर्फ क्या करेंगे, अपना साइन कर देंगे। क्या करेंगे, साइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, सिग्नेचर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, या फिर नेम भी डाल देंगे, है ना, ठीक ना। लेकिन सिग्नेचर करें तो फुल स्टॉप नहीं डालें, क्योंकि लेटर में जब साइन हम करते हैं तो फुल स्टॉप का यूज हम नहीं करते हैं। तो ये हुआ आपको अनकॉमन टू अनकॉमन, यानी एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को एक लेटर लिखा तो कैसे लिखेगा, है ना। अब रही बात कि ये इसकी जो इन हाइनेस में मैं बोला और मेन मैसेज बोला, तो ये सारी चीज़ें, हाइनेस तो आपको सोच के लिखना पड़ेगा, लेकिन मेन मैसेज जो होता है वो आपके लेटर में ही होता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटर में ही रहेगा कि इस चीज़ के लिए आप एक लेटर लिखिए, है ना, और उसमें लिखा रहेगा कि आपको काहे के लिए लेटर लिखना है, तो उस बात को आप मेन मैसेज में डाल देंगे। और एक्सपेक्टेशन भी आपको अपने से डालना होता है, यानी एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जो मेन मैसेज आप किए हैं, आप रिसीवर से वही उम्मीद करते हैं, तो उसी के बारे में आपको लिखना होता है कि आपको उनसे किस तरह की उम्मीद है, वो लिखते हैं। और थोड़ा सा हम कर्टसी में, शिष्टाचार में, मतलब शिष्टाचार में उनके लिए 1-2 वर्ड का यूज हम करते हैं। ये बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आपको कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सारा को क्या लिखना है वो आपको क्वेश्चन में ही रहता है, क्वेश्चन में ही रहता है। सिर्फ दिमाग लगाना होता है, ये 1.5 लाइन और लास्ट में 1.5 लाइन, और यही थोड़ी सी मुश्किल होती है, बाकी तो आप लिख लेंगे। और दूसरी बात मैं बताया कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे शब्दों में आप मेन मैसेज को, मतलब लेटर के बॉडी को लिख दें, है ना, ताकि मीनिंग निकल के बाहर आ जाए।
ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर हो गया तो मार्क्स तो कट ही जाएंगे, है ना। अब दूसरी बात, मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता हूँ, मार्क्स की बात करता हूँ। तो किसी किसी एग्जामिनेशन में, है ना, जिसे हम लोग पढ़ते थे तो उस समय 10 नंबर के लेटर आते थे, 10 मार्क्स का लेटर हुआ करता था। तो हम लोग बड़ी खुश होते थे क्योंकि उसमें 10 मार्क्स सॉलिड होता था। तो हमारे हम लोगों के जो टीचर होते थे, वो मैं क्या बताऊँ, उस समय और आज के समय में बड़ा अंतर है भाई, है ना। तो मुझे लगता है कि उस समय के जो टीचर थे वो बड़े ही ऑनेस्ट हुआ करते थे। जो भी टीचर होते थे बड़े ऑनेस्ट होते थे, उनमें डिसिप्लिन होती थी, वो पढ़ते थे, उनके पास ज्ञान होता था तो पढ़ाते थे। और मैं नहीं कहता अपने को कि मैं बहुत पढ़ता हूँ और मेरे को बहुत ज्ञान है और मैं लोगों की तरह हूँ, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया उनकी तरह हूँ। ये तो बस आप डिसाइड करोगे। हाँ, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है अभी भी। और मुझे लगता है, कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं बेंच पे बैठा होता और मुझे भी शायद जितने प्यार से मैं पढ़ाता हूँ आपको, उतने ही प्यार से मुझे भी कोई पढ़ाता तो हम भी पढ़ लेते। क्योंकि ये पढ़ने का कोई उम्र नहीं होती है ना। हाँ, सीखने की उम्र होती है लेकिन पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये सारी बातें हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम लोगों के समय में 10 नंबर का आता था। तो मार्क्स जो कैसे बढ़ता था आपको मैं बता देता हूँ। ये जो हेडिंग हुआ और क्लोजिंग हुआ, हेडिंग, है ना, और क्लोजिंग, यानी ये पोर्शन लास्ट वाला पोर्शन, है ना, और हेडिंग और सैल्यूटेशन, हेडिंग, सैल्यूटेशन और ये क्लोजिंग में हाफ नंबर आते थे। यानी 10 नंबर का क्वेश्चन लेटर है तो 5 नंबर क्या क्या चीज़ में आते थे भाई। पहले हम लोगों के ज़माने में हेडिंग में आ गया, उसके बाद, है ना, सैल्यूटेशन में आ गया 5 नंबर, और उसके बाद आ गया, है ना, क्लोजिंग में जो हमने क्लोज किया। ये तीनों मिलके आते थे 5 नंबर के आ जाते थे। तो ये तीनों हम लोग सही सही लिख दिया करते थे, तो 5 नंबर इसमें आ गए। और बाकी के हाफ जो नंबर होते थे, 5 नंबर होते थे, वो बॉडी में आते थे। तो बॉडी में अब चूँकि स्टूडेंट थे तो मैं फिर कैसे बोलूँ, ये दुनिया मेरी वीडियो देखेगी कि मैं एरर नहीं करता था, मैं गलती नहीं करता था। लेकिन इतना बोलता हूँ कि गलतियाँ तो अभी भी होती हैं, सबसे होती है। अगर इंसान में गलती नहीं है तो फिर वो भगवान हो जाएगा। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं गलती नहीं करता था, गलतियाँ होती थी लेकिन बहुत कम होती थी। तो हम लोग बड़ी सावधान होकर लेटर को लिखा करते थे। तो मुझे याद है कि 10 में मेरे को कभी भी 8 मार्क्स से कम नहीं मिला है ना। और मैं जब 10th में था तो बोर्ड में मेरे को, उस समय 100 नंबर की इंग्लिश हुआ करती थी, तो मेरे को 10 में 9 नंबर आए हैं। और अगर संभव होता तो मैं आपको दिखाता। तो वो 9 नंबर बोर्ड में आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम लोग का प्री बोर्ड हुआ, सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, तो उसमें सर ने मेरे को 10 में 9 नंबर दिया था। और चूँकि इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स थे तो सर बोले थे मेरे को कि देखो मृत्युंजय, तुम्हारा लेटर में अच्छा नंबर आया है, इसलिए तुम्हारे इतने सुंदर अच्छे मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। तो खैर छोड़िए उन बातों को। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आपको क्या करना है, मैं इतनी सारी बातें क्यों करता हूँ। और आज के ज़माने में 5 नंबर के लेटर आते हैं। तो 5 नंबर के लेटर आते हैं तो 5 में जो होता है ना 2.5 यानी 2.5 नंबर जो आते हैं वो हेडिंग में हो गया, सैल्यूटेशन में हो गया और क्लोजिंग में हो गया। और 2.5 नंबर जो हो गया बाबू वो बॉडी में हो गया। तो आपको ये हेडिंग, सैल्यूटेशन और क्लोजिंग कम से कम ठीक लिखना है ना। और फुल स्टॉप का यूज़ करना है, कॉमा का यूज़ करना है। डेट को आपको वो डिजिट में नहीं लिखना है, नंबर में नहीं लिखना है, इसको ऑर्डर में लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए 2 मार्च 2003 लिख के मैं बताऊँ। क्योंकि ये ईयर है तो ईयर तो हम डिजिट में लिख भी करेंगे, नंबर में लिखेंगे। ये क्या है, ऑर्डर है। डेट क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओके। और कम से कम ये सारी चीज़ को सही लिखेंगे तो आपके 2.5 नंबर तो कम से कम पक्के हो जाएंगे। और रही बात 2.5 नंबर की, तो 2.5 नंबर इसमें अगर आप सही से लिखते हैं तो 2.5 में 2 भी आ सकते हैं, 2.5 में 2.5 भी आ सकते हैं, 1.5 भी आ सकते हैं,
एक भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर एरर भी हुआ तो कम से कम 1 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। तो 1 नंबर आने का मतलब हुआ कि 2.5, 1, 3.5, और चूँकि 3.5 कोई देता नहीं है तो आपके 4 नंबर, 5 में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 5 में अगर आपको 4 आते हैं बाबू तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। तो ये मैं अब ये सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और जैसा कि मैं शुरू में एक वादा कर दिया कि मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाऊंगा, तो अगले दिन यानी कल ही मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेटर लिख के कॉमन टू अनकॉमन और एक अनकॉमन टू अनकॉमन दोनों तरह के लेटर मैं कल लाऊंगा और लिख के आपको दिखाऊंगा। कॉमन टू अनकॉमन का मतलब हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा व्यक्ति किसी उसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े व्यक्ति को यानी हायर रैंक के एम्प्लॉय को लिखता है, मेंबर को लिखता है। जिसे स्कूल का कोई टीचर प्रिंसिपल को लिखता है, या स्कूल का कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड के डायरेक्टर को लिखता है, या एग्जामिनेशन कंट्रोलर को लिखता है, या कॉलेज का एक स्टूडेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी में लेटर लिखता है तो क्या हुआ, कॉमन टू अनकॉमन। और फिर अनकॉमन टू अनकॉमन मतलब कोई एक बड़ा अधिकारी किसी दूसरे बड़े अधिकारी को लेटर लिखता है तो ये क्या होगा, अनकॉमन टू अनकॉमन होगा। तो ये दोनों चीज़ फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। और चूँकि राइटिंग है, ये एक आर्ट है, ये एक कला है भाई। तो हर आदमी अगर ऐसा होता तो अच्छा लिखता, हर आदमी अच्छे से बोलता, तो उससे लेना देना नहीं है। आपको एक मतलब बाई एंड लार्ज एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तभी आपकी कहीं पे पूछ होगी और आपकी ज़रूरत दुनिया समझेगी, वरना नहीं समझेगी, है ना। और इसलिए ये बातें होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपके इस वीडियो में, पूरी दुनिया शायद मेरी वीडियो देख ले, मुझे बड़ी हसरत है कि आप सब देखें। एक चीज़ देखिए, दुनिया में जो राज करता है ना, अगर मतलब किसी भी चीज़ का दुनिया का मान लीजिए जो राज करता है, जैसे हमारा भारत एक हमारी दुनिया है। तो भारत में हमारे जो पीएम हैं मोदी हैं, मिस्टर मोदी हैं, तो मिस्टर मोदी को फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, उनको अच्छे से बोलना आता है और अच्छे से लिखना आता है। तो ये बात ज़रूरी है, अगर आप अच्छे से बोलना सीख जाएंगे, अच्छे से लिखना जान जाएंगे अपनी भाषा में, तो बस सारी दुनिया आपकी कदमों में है ना। कोई एक्टर होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कोई एक्टर छोटा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टर होता है, जो बड़ा होता है, वो अपनी डायलॉग को बड़े अच्छे से बड़े फील के साथ बोलता है ना। तो उसने बोलना सीख लिया तो एक महान कलाकार हो गया, है ना। कोई अच्छे से लिखना सीख लिया तो एक बहुत बड़ा पोएट हो गया, है ना, फिलोसफर हो गया, राइटर हो गया, है ना। तो एक पोएट जो होता है वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति होता है, वो पूरी दुनिया पर राज करता है, उसकी बात कौन नहीं मानते हैं, सब उसके आगे सर झुकाते हैं। तो छोड़िए इन सारी बातों को, मैं बहुत बात करता हूँ, मैं आपका सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। थैंक यू वेरी मच।